हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका 15 जनवरी करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। आगे आने वाले कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते चले जाइएगा। जितने करंट अफेयर्स है सबको पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स आए तो आपका मिस ना हो। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। सभी ये पीडीएफ जो है वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर। तो अब साइंटिस्ट्स ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ से जो कोरल्स मिल रहे हैं उनको हम फ्रीज़ कर दें, और फ्रीज़ करके क्या करेंगे, उसको बाद में लंबे समय के बाद में भी उसको हम जब फ्रीजिंग उसकी जो हैबिट होगी, फ्रीजिंग से उसको हम ख़त्म करेंगे तो उनको वापस जिंदा कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स वर्किंग ऑन ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ हैव सक्सेसफुली ट्रायल्ड अ न्यू मेथड फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग कोरल लार्वा। यानी कोरल के जो लार्वे हैं उनको फ्रीज करके स्टोर करने के लिए ये विधि या मेथड लाया जा रहा है। दे से कुड इवेंचुअली हेल्प रीवाइल्ड रीफ्स थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंज। यानी मान लेते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से रीफ्स के ऊपर, कोरल रीफ्स के ऊपर, इनको हिंदी में प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं, उनके ऊपर जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो कुछ टाइम बाद इनको हम दोबारा सही कर दें, तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। साइंटिस्ट्स आर स्क्रैम्बलिंग टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स एज राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स डीस्टेबलाइज डेलिकेट इकोसिस्टम्स। तो अब साइंटिस्ट ये इसलिए कर रहे हैं कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे महासागर का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, जो डेलिकेट इकोसिस्टम है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट्स। तो अब तक 4 ब्लीचिंग इवेंट्स हो चुके हैं पिछले 7 सालों में, इंक्लूडिंग द ब्लीचिंग इवेंट। का मतलब क्या होता है, ब्लीच का मतलब होता है कि जो एक कोरल रीफ होती है उसके अंदर एक रंग होता है, वो रंग किसके वजह से आता है, जूजेंथली की वजह से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है ये वाला, कि जूजेंथली की वजह से उसके अंदर रंग होते हैं। अब ये जो कोरल के पॉलिप्स हैं उनके अंदर ये जूजेंथली रहती है, जो हेल्प करती है उसको जिंदा रखने में। और जिंदा रखने में का मतलब है यहाँ पे कि वो सन की जो रोशनी होती है उससे वहाँ पे एनर्जी बनाती है, अपना फूड बनाती है। अब मान लेते हैं जब कोरल ब्लीचिंग होती है, यानी कि जब धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या पानी मिट्टी वाला हो जाता है, तो ये जो जूजेंथली है ये वहाँ से हट जाती है। तो कोरल के जो पॉलिप्स जो पहले रंग बिरंगे दिखा करते थे, वो बिल्कुल रंग बिरंगे ना दिख के सिर्फ वाइट दिखते हैं। जब वो वाइट दिखते हैं, क्योंकि वो चूना पत्थर के बने होते हैं इसलिए वाइट दिखते हैं। तो वाइट का मतलब ये हुआ कि कोरल ब्लीच कर गया है, यानी कि अभी वो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन और अगर सीवियर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो फिर हो सकता है कोरल की डेथ भी हो जाए। तो कोरल ब्लीचिंग में हमेशा कोरल्स की डेथ होती है, ऐसा भी सत्य नहीं है। तो ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट्स पिछले 7 सालों में, जो कि अच्छी बात नहीं है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर ब्लीच ड्यूरिंग अ ला नीना फिनोमिना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ला नीना फिनोमिना में भी, ला नीना का मतलब होता है जिस टाइम पे भारत में बारिश अच्छी होती है। अगर ला नीना होता है तो भारत में बारिश अच्छी होती है, अगर एल नीनो होता है तो भारत में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। आप इस तरह से ध्यान रखिए। क्रायोजेनिकली जो फ्रोजन कोरल है कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर री इंट्रोड्यूस टू द वाइल्ड। तो फ्रोजन कोरल को हम पहले स्टोर कर सकते हैं और बाद में ज़रूरत पड़ने पे उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। बट द करंट प्रोसेस रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लेजर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि लाइट वेट का क्रायो मैश बनाया जाएगा। जहाँ पे भी क्रायो वर्ड यूज़ हो, आप समझ जाइए कि क्रायो का मतलब है बहुत ठंडी
चीज़ों से जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, रिलेटेड होती हैं, वहाँ पे क्रायो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रायो मैश कैन बी मैन्युफैक्चर्ड चीपली एंड बेटर प्रिजर्व्स कोरल। वर्ल्ड फर्स्ट विद ग्रेट बैरियर रीफ कोरल, साइंटिस्ट यूज द क्रायो मैश टू फ्रीज कोरल लार्वा। तो दुनिया में पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ के जो कोरल्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, तो वहाँ से कोरल लार्वे को फ्रीज किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेज में। इस मैश टेक्नोलॉजी से उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे कोरल लार्वे को क्या किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, जो सिख्स हैं वो अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि 26 दिसंबर को साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में मनाएं। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है, उनका कहना ये है कि उन्होंने कहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो चाहती है कि आप ऑब्ज़र्व करें मार्टियर डोम, यानी कि जो शहीद हुए थे गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, उनको भारत सरकार वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का SGPC का कहना ये है, आप उसको वीर बाल दिवस ना कह के साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। मिस्टर मोदी ने जनवरी 2022 में अनाउंस किया था कि हर साल अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। किनको याद करते हुए, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो 2 बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में इसको मनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है, रैम्बो रबूका जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिजी के। तो फॉर्मर मिलिट्री कमांडर रहे हैं स्टीवेनी रबूका, इन्होंने फिजी की प्राइम मिनिस्टरशिप की पद संभाला है। मिस्टर रबूका रिप्लेसेस द इम्पोजिंग फ्रैंक बैनीमारामा। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर ये हुआ करते थे, इनको हटा दिया इन्होंने। और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है राइट टू रिपेयर पोर्टल भी अब लाया जाएगा। देखिए, राइट टू रिपेयर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ टाइम पहले हिंदू ने भी इसको कवर किया था, बहुत कुछ समय पहले। अगर हम देखेंगे अक्टूबर नवंबर के जो महीने थे, उसमें भी उनके करंट अफेयर्स में भी राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट आया था। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है? जैसे राइट टू रिपेयर का अगर हम भारत में देखें तो अब, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि मान लेते हैं आपके पास एक पंखा है, वो फ़ैन हेवल्स कंपनी का है, या वो फ़ैन उषा कंपनी का है, आशा कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है। अब देखा जाए तो कंपनी की तरफ से वो फ़ैन में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको सही कौन करेगा? उसको सही करने के लिए उसी कंपनी का कोई पर्सन आएगा, और वो मान लेते हेवल्स कंपनी है, तो हेवल्स कंपनी का ही पर्सन आएगा, और हेवल्स कंपनी का पर्सन आके, एग्जीक्यूटिव आके उस पंखे को देखेगा और उसको सही करेगा। या एसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लेते हैं आपने हिटाची का एसी लगवाया हुआ है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, मान लेते हैं आपने LG का एसी लगवाया हुआ है, लॉयड का एसी लगवाया है, या ओरिजिनल का किसी का भी एसी लगवाया हुआ है। तो उस एसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कौन देखता है? उसी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव आते हैं और वो देखते हैं, और वो चार्ज करते हैं 300 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी वो चार्ज कर लेते हैं, जो उनकी फ़ीस होती है। यानी कि कॉमन पर्सन को नहीं पता कि उस एसी को कैसे रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस कंपनी की क्या हो गई, एक उस कंपनी की मोनोपोली हो गई कि तरीके से सर्विस तो वो ही करेंगे। US वगैरह की बात मैं बात कर रहा हूँ अभी, पहले आप US का ध्यान रखिए, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में लोकल जो हमारे सही करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस, वो भी मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है जो एक कंपनी का जो पर्सन होता है, कंपनी का जो मैकेनिक होता है, वो सही करके जाता है। तो राइट टू रिपेयर में ये कहा जा रहा है कंपनी से कि आप कंपनी वाले किसी उनके प्रोडक्ट को सही किस तरह से करना होगा, उसका सारा प्रोसीजर, उसका मैनुअल कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, जिससे कि एक नॉर्मल पर्सन देख सके कि उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो ख़राब हो गया है तो वो किस तरह से सही हो सकता है। ये चीज़ को देखना ज़रूरी है। ये राइट टू रिपेयर के तहत कहा गया है। अब इसी को पढ़ते हैं। तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने नए इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, जिसमें एक राइट टू रिपेयर पोर्टल भी है और एक NTH मोबाइल ऐप है। ओपनड न्यू प्रेमाइसिस ऑफ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर इन द नेशनल कैपिटल। ऑन द राइट टू रिपेयर पोर्टल, मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो चीज़ों को बनाते हैं वुड शेयर द मैनुअल ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी कि मैनुअल डिटेल शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट की डिटेल्स की विद कस्टमर्स, सो दैट दे कुड आइदर रिपेयर बाय सेल्फ, या तो उस चीज़ को खुद से सही कर लें, या थर्ड पार्टी से, यानी कि बाहर के किसी मैकेनिक से। क्योंकि अभी तक भारत में क्या है, कंपनी चाहती नहीं है कि आप बाहर किसी मैकेनिक से उसको साफ सही करवाएं, वो चाहती है कि आप कंपनी का ही कोई एग्जीक्यूटिव बुलाएं और उसी से साफ करवाएं। साफ का मतलब यहाँ पे सही करवाएं। अगर आप उससे चाहते हैं कि कंपनी का ही एग्जीक्यूटिव सही करे तो आप चार्ज कम रखें। चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर से जो व्यक्ति आता है वो सस्ते में कर देता है,
और जो कंपनी से आता है पर्सन वो ज़्यादा लेता है, क्योंकि जो कंपनी का पर्सन होता है वो अच्छा कोई इंजीनियर होता है या ITI करा हुआ कोई पढ़ा लिखा पर्सन होता है, तो वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है कंपनी से, इसी उसमें कंपनी भी ज़्यादा चार्ज करती है अपने कस्टमर से। तो ये एक ऐसा एक फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है जो चलता रहता है। तो अब उनका कहना ये है कि हम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड ना होके या तो थर्ड पार्टी से सही करवा लें या खुद सही कर लें। तो आप किसी प्रोडक्ट को सही करने का क्या मैनुअल है उसको आप अपलोड करेंगे, उसको आप देंगे हर कस्टमर को। इनिशियली जो इसमें चीज़ें कवर की गई हैं वो है मोबाइल फ़ोन, कि मोबाइल फ़ोन कैसे सही किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों को कवर इसके अंदर किया गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अमेरिका के अंदर इसकी बात चल रही थी अक्टूबर नवंबर के महीने में, और अब भारत में भी इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है नेपाल के अंदर जो प्रचंड हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी, उन्होंने पुष्प कमल दहल को, जो कि लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। इन कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन शीतल निवास, मिस्टर दहल बेटर नोन एज प्रचंड वुड बी सॉन इन एज प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है विदिशा, पहला ऐसा जिला बन गया है भारत में जहाँ पे ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हो गया है 5G का। तो विदिशा अब नाम एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, बिकेम द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर एन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। तो अलग अलग स्टार्टअप्स के द्वारा वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि अपना में एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि CDOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये किसकी गाइडेंस के तहत कर रहे हैं, सेक्रेटरी टेलीकॉम और एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि USOF। नेक्स्ट आता है रेलवेज का चाहता है कि छोटे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए नए स्कीम के तहत। तो 1000 नए छोटे स्टेशंस हैं, छोटे स्टेशंस हैं लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं। रेलवे चाहता है कि इसको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उसको क्या करे, मॉडर्नाइज करे। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द एम्बिशियस प्लान टू रिवैम्प 200 बिग स्टेशंस। अब ये 200 तो बड़े स्टेशंस को अच्छा करने की बात की जा रही है, मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है, साथ साथ 1000 छोटे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है 14 मॉन्यूमेंट्स को और साइट्स को पिछले 3 सालों में प्रोटेक्शन के तहत डिक्लेयर किया गया है, ये मिनिस्टर का कहना है। तो जनार्दन जो टेम्पल है केरला का, वायनाड का, हवेली है आगा खान की आगरा में, यूपी का, और जो गोनपा कॉम्प्लेक्स है लद्दाख का, ये 14 एंशियंट साइट्स हैं जिनको ASI के द्वारा पिछले 3 सालों में क्या दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट आता है CPCB की रिपोर्ट आई है, उसका कहना ये है कि जो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज हैं वो कुछ कम हुई हैं। पहले नदियों में स्ट्रेच का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये नदी बह रही है और अब नदी तो बहुत बड़ी होती है, कई कई किलोमीटर में फैली होती है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है इस नदी का ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो ऐसे इस एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच बोलते हैं कि एक हिस्सा है। अब ये जो हिस्सा है धीरे धीरे ये हिस्से कम हुए हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी वहाँ पे स्थिति चेंज नहीं हुई है। अभी भी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाले गिरा करते थे, केमिकल्स गिरा करते थे फैक्ट्रीज से, वो स्थिति नहीं बदली है, वहाँ पर अभी भी गंदगी ही बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस इन इंडियाज़ रिवर्स वो कम हुए हैं। पहले 351 हुआ करते थे 2018 में, अब कम होकर 2022 में 311 रह गए हैं। दो द नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज इज प्रैक्टिकली अनचेंज्ड, लेकिन जो मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं उनकी संख्या भी बदली नहीं है, ये CPCB का कहना है। CPCB नेटवर्क मॉनिटर्स वाटर क्वालिटी एट 4484 लोकेशंस। तो CPCB जो है करीब करीब 4500 लोकेशंस पे वाटर क्वालिटी को चेक कर रहा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो BOD है, अगर वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ जाती है तो उसको पॉल्यूशन माना जाता है कि वहाँ का पानी पॉल्यूटेड है। तो BOD जो है वो 3 से कम रहनी चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉल्यूटेड लोकेशंस होती हैं, अगर वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में होती है तो हम कह देते हैं कि ये पॉल्यूटेड रिवर का क्या है, एक हिस्सा है, स्ट्रेच है। और अगर BOD का लेवल 3 से कम होता है तो मान लेते हैं कि वो बाहर उस पानी में नहाने के लिए योग्य है। 3 मिलीग्राम पर लीटर से BOD का लेवल कम होना चाहिए। फर्दर अगर BOD जो है 30 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको हम प्रायोरिटी 1 कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मोस्ट पॉल्यूटेड है, उससे ऊपर कुछ भी पॉल्यूशन का लेवल नहीं है। अगर प्रायोरिटी 2 में है तो उसका मतलब है 20 से 30 BOD है। प्रायोरिटी 5 तक ऐसे जाता है, प्रायोरिटी 5 में क्या है, 3 से 6 है। तो सक्सेस ऑफ रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम्स आर मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेचेस मूविंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। अब ये कैसे आप पता करेंगे कि आपका जो रिवर क्लीन करने का जो तरीका था, रिवर क्लीन करने का जो प्रोसेस था, वो सक्सेसफुल हो रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है।
अगर आपके जो ये 1 से लेके 5 तक के जो ये चीज़ें हैं रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत जो प्रायोरिटी लेवल है, अगर 1 से 5 तक हम जाते जा रहे हैं तो हमारी रिवर साफ होती जा रही है, क्योंकि प्रायोरिटी 1 में हमारी रिवर सबसे ज़्यादा गंदी है, प्रायोरिटी 5 में रिवर सबसे कम गंदी है। तो जैसे जैसे प्रायोरिटी 5 तक हम जाते जाएंगे हमारी रिवर साफ़ होती चली जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। गुजरात और यूपी के अंदर देखें तो प्रायोरिटी 1 जो रिवर स्ट्रेचेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 6 हैं। महाराष्ट्र में पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज 55 हैं, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 19, बिहार 18 में, केरला में 18, कर्नाटका में 17 और यूपी के अंदर भी 17 स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है रिवर के अंदर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को होल्ड्स इवेंट टू कमेमोरेट सक्सेस ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वुमनिया के नाम से। तो ये एक इनिशिएटिव है जो सॉर्ट करता है टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स, कि वुमेन जो महिलाएं जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है ये, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा मिले फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द GEM पोर्टल एंड फैसिलिटेट द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू वेरियस गवर्नमेंट बायर्स विदाउट इंटरमीडियरीज। यानी कि बीच में जो मध्यस्थ करने वाले लोग होते हैं वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन लोग हैं, डायरेक्ट वो महिलाएं होंगी जो किसी स्वयंसेवी संस्था यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वहाँ से बिलोंग करती होंगी, और वो GEM पे आके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी और कुछ खरीदार होंगे जो उसको खरीदेंगे। यानी कि बीच में सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, सिर्फ एक मार्केट की जगह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके अलावा बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो सीधा जो पैसा मिलेगा वो उन महिलाओं को ही मिलेगा, बीच में जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये सरकार का कहना है। प्रेजेंटली 1.44 लाख से ज़्यादा उद्यमी जो वेरीफाइड वुमेन माइक्रो MSE हैं जिनको वुमनिया कहा जाता है वो रजिस्टर्ड हैं, और 14.76 लाख से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं जिनकी कुल कीमत 21,265 करोड़ रुपए है। जो रेशो है ऑर्डर वैल्यू का वो 74% है प्रोडक्ट्स में, और सर्विसेज में है 26%। तो टॉप 5 कैटेगरीज क्या हैं प्रोडक्ट की, एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं इसमें, स्मार्टफोन आते हैं, फिर स्पेशल पर्पस टेलीफोन्स आते हैं, और हॉपर टिपर डंपर हैं। फिर टॉप 5 सर्विस कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मैन पावर है, मिनिमम वेज कस्टम बिड फॉर सर्विसेज है, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग सर्विस है, मंथली बेसिस कैब है कि पूरे महीने के बेसिस पे आपको कैब और टैक्सी हायर करनी है, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस है। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो COP 27 हुआ है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, तो उसके लिए कुछ आपको क्लाइमेट के फील्ड में अगर हम देखेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्लाइमेट के फील्ड में कुछ हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है कि किसका क्या मतलब है। तो उसको कुछ इस तरह समझिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड नेशंस के जो लोग हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, शर्म अल शेख इजिप्ट में मिले हैं नवंबर 6 से 18 तक, ये हमें पता चल गया COP 27 में। अब इसके तहत एक ग्लासगो पैक्ट हुआ था, तो 2021 का यूनाइटेड नेशंस की UNFCCC की मीटिंग हुई थी COP 26 की ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ग्लासगो पैक्ट मार्क द फर्स्ट टाइम अ UN क्लाइमेट एग्रीमेंट मेंशन्ड द गोल ऑफ रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज। तो पहली बार 2021 का एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ ग्लासगो में जो इसलिए खास था क्योंकि उसमें पहली बार ये कहा गया कि हम फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करेंगे। फिर पैक्ट मार्क्ड अ ब्रेक थ्रू इन एफर्ट्स टू रिजॉल्व रूल्स गाइडिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कार्बन मार्केट्स, और विद टाइम रनिंग आउट फॉर स्टीप एमिशंस द पैक्ट ऑल्सो अर्जेस नेशंस टू कम अप विद मोर एम्बिशियस क्लाइमेट प्लान्स। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में होता है, क्योटो प्रोटोकॉल का सक्सेसर था ये, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आसपास होता है। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी जो एक्सपायर हो रही थी क्योटो प्रोटोकॉल की 2020 में, इसके लिए फिर दिसंबर 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है, क्योंकि पेरिस के अंदर वहाँ पे UNFCCC की COP 21 की मीटिंग हुई थी। इसके लिए कंट्रीज़ ने साइन किया एक अकॉर्ड कि हम हर देश जो है एक नेशनल प्लेज लेगा और एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बताएगा अपने। फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो CO2 जो एमिट करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जैसे कि कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, ये ज़्यादातर सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए। बट देयर आर अदर्स, जैसे कि मीथेन भी है जो कि काउस के द्वारा, वेस्ट डम्प्स के द्वारा पैदा होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। फिर आता है 1.5 डिग्री सेल्सियस, हम पूछते हैं बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या चीज़ है, पेरिस अकॉर्ड ने लीगली बाउंड किया अलग अलग देशों को जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया
कि हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे। बट द कंट्रीज ऑल्सो प्रॉमिस्ड, लेकिन कंट्रीज ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो चाहेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। वर्ल्ड कहा जा रहा है कि हम जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1700 से 1750 के आसपास से जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था तो अब वहाँ पे हमेशा में 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सोचने से लगता है कौन सी बड़ी बात है, 20 डिग्री था, चलो अब 21 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगेंगे, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ने लगेगा, और जो समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका समुद्र का लेवल से ही टच करता है मामला, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़मीन तो पानी के अंदर डूब जाएगी अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, समुद्र के नीचे डूब रही है, अब इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। तो ऐसी ही समस्याएं अलग अलग राज्यों को भी, अलग अलग देशों को भी आनी शुरू हो जाएगी। भारत में भी ये समस्याएं आनी शुरू होंगी, क्योंकि भारत में भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जो समुद्र तट से टच करते हैं, और वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो वो पानी में डूब जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है COP27। तो COP27 जो है ये रिप्रेजेंटेटिव से मिला है अलग अलग देशों के, और COP27 ये 27वीं मीटिंग है UNFCCC की, जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंसी के अंडर हो रही है। रेड सी का एक रिजॉर्ट टाउन है शर्म एल शेख, वहाँ पर। फिर एक सुनते हैं हम नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये क्या है, एनडीसीज प्लेज हैं, यानी कि वो शपथ हैं जो अलग अलग देश लेते हैं टू रिड्यूस इट्स एमिशंस, कि अपने एमिशंस हमें कम करने हैं, एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना है 2020 के बाद से। कंट्रीज़ हैव टू अपडेट एंड एक्सपेंड देयर नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एवरी 5 ईयर्स। और हर देश को ये कहा गया है कि आपको अपने जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने करे हैं हर 5वें साल आपको उसको अपडेट करना है और उनको बढ़ाना है, जिससे कि जो देश है वो सही से आपकी तरक्की कर सके। जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं उन्होंने अपनी नई प्लेजेस ग्लासगो में दी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि दे आर नो वेयर नियर इनफ, यानी कि उन्होंने प्रोमिस तो कर लिए हैं लेकिन अभी भी वो इसके आसपास भी नहीं है जो प्रोमिस उन्होंने करे हैं। फिर एक वर्ड बहुत यूज़ होता है जस्ट ट्रांजिशन। तो ये टर्म है जो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब अ शिफ्ट टू अ लो कार्बन इकोनॉमी, कि हम एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, दैट कीप्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। यानी कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, संक्रमण का एक दौर चल रहा है कि हम अब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस की। तो रिचर कंट्रीज़ ने ये कहा था 2009 में कोपेनहेगन के अंदर जब समिट हुआ था, तो ये कहा गया था कि $100 बिलियन हम मिला के देंगे 2020 तक टू हेल्प पुअरर कंट्रीज़, कि गरीब देश जो हैं वो इसमें अपने आप को अडेप्ट कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजी अपना सकें। यानी वे पैसे दे देंगे, गरीब देश जो हैं वो तकनीकें अपनाएं, यानी कि रिचर कंट्रीज़ अपने तरीक़ों में चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही काम करते रहेंगे, वो पैसे दे देंगे, ये कहा गया। 2015 में उन्होंने ये भी कहा कि चलो हम इसको 2025 तक कर देते हैं। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एक यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफिशियल का कहना ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद $1 ट्रिलियन एक साल के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिससे कि जो उसके क्लाइमेट टारगेट हैं उनको वो अचीव कर सके। फिर आता है CBDR, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये भी एक क्योटो अकॉर्ड के साथ, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ तहत निकल के आया ये। इसका कहना ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। जिन देशों ने बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है, जिनकी देशों की वजह से आज ये समस्या आ रही है, जैसे कि वेस्टर्न देश हैं, USA है, इंग्लैंड है, उन लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जो छोटे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, जिन्होंने आज तक इंडस्ट्रीज़ देखी नहीं है, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उन लोगों पे क्या जिम्मेदारी, यानी कि वे लोग क्यों अपने यहाँ काम करें ज़्यादा, काम तो उनको करना चाहिए जिन्होंने ज़्यादा नुकसान करा है। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है पर्यावरण को बचाना, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन होगी पर्यावरण को बचाना, लेकिन किस आपका जो लेवल है जिम्मेदारी का वो कितना है, वो सबका अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड है। इट सेज दैट डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने प्रोड्यूस किया है ज़्यादा एमिशंस एज दे बिल्ट देयर इकोनॉमी शुड टेक द लीड इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि उनको लीड लेना चाहिए। जिन्होंने ज़्यादा पहले पॉल्यूशन किया है वो ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, और यही एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से दिक्कत में रहा है, क्योंकि जो देश विकसित देश हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट सॉट टू बाइंड मेजर रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि चाइना एंड ब्राज़ील इनटू द ग्लोबल एफर्ट टू कट एमिशंस।
फिर आता है लॉस एंड डैमेज फंड। ये अभी इसी साल बनाने की बात की गई थी कि ऑल दो रिचर कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि वो फंड देंगे पुअर कंट्रीज़ को। कंटिन्यू टू प्रेस फॉर एन एग्रीड बेसिस टू एसेस लाइबिलिटी फॉर द लॉसेज एंड डैमेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। फिर कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आ जाते हैं कि पीयूष गोयल जी ने कहा है कि नई पार्टनरशिप हो रही है देशों के बीच में, ग्लोबल साउथ के बीच में, जिससे कि हम सप्लाई चेन बना सकें, ट्रेड को बढ़ा सकें और टूरिज्म को बढ़ा सकें। इंडिया ने एक स्पेशल वर्चुअल समिट होल्ड किया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ यूनिटी, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पस करके एक थीम के तहत करा गया है 12 से 13 जनवरी 2023 में। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑनलाइन गेमिंग में हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? शिलोंग मेघालय में हो रहा है। इंडियन रेलवे जो है एक अयोध्या से लेकर जनकपुर तक भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन भी लॉन्च कर रहा है। यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के नितिन गडकरी जी, उन्होंने मीडिया लॉन्च अटेंड किया था हैदराबाद सर्किट का फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुंबई में। सानिया मिर्ज़ा ये टेनिस प्लेयर नहीं है, सानिया मिर्ज़ा यूपी की एक लड़की हैं जिनका अब अगर उन्होंने, क्योंकि एनडीए उन्होंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम का, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भारत की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट बन सकती है अगर सभी स्टैंडर्ड्स को वो प्राप्त कर लेंगी। तो पहला इंडिया का एग्रीकल्चर हेरिटेज सब कमेटी है, उसकी मीटिंग हो रही है जिसका नाम है स्वास्तिक, यानी कम्युनिकेटिंग इंडिया साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी। फिर नेशनल म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का, वो मिशन लाइफ को जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए थे कि लाइफस्टाइल को हमें ऐसा बनाना है जो कि पर्यावरण फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो नेशनल म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री जो कि एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मिशन लाइफ को, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाया गया है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है फॉर यूथ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जो कि 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये करंट अफेयर्स पूरे होते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं करंट अफेयर्स? पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।